हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी लर्न टू ग्रो। अभी तक में हमने इंग्लिश की कई क्लासेस की हैं, अराउंड 5, यू कैन से 5 और 6, बिकॉज उसमें वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने समझा था। अब जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से जो इसमें इश्यूज होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद में केमिस्ट्री आपको बिल्कुल मक्खन लगेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट कर रही हूं मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री से। ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री से मैं शुरू कर रही हूँ, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सबसे पहले आती है ठोस की परिभाषा। इसमें परिभाषा के रूप में बताने के लिए क्या है वो मैंने बाकायदे आप लोगों के लिए लिख दिया है। इफ इन केस यू वांट दी नोट्स तो भी आप मुझे बता सकते हो अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत पॉइंट वाइज लिखा है। चैप्टर में आप लोगों को इतना लेंदी दे दिया गया है पढ़ाने के लिए कि उसमें से अगर सब चीज़ पढ़ने बैठो तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे उसको पॉइंट वाइज कर दिया है, उससे ना उसको याद करने में भी ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। वे पदार्थ जिनका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन होता है। क्या क्या? निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। कौन कौन से? उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। इसके विपरीत ज्यादातर जो तरल पदार्थ होते हैं, यानी कि जो लिक्विड स्टेट होता है, उसमें निम्न अपरूपता मापांक वाले होते हैं और श्यानता का प्रदर्शन करते हैं। किसका? श्यानता का प्रदर्शन करते हैं। अब आती है यहाँ पे टॉपिक वाइज कुछ पॉइंट्स है जो मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगी। प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको मिलकर बनता है। ये अवयवी कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, तो यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं। ये क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो अच्छे से दबाकर पैक किया रहता है। अगर क्लोजली पैक्ड नहीं होगा तो आप अगर आइस क्यूब पकड़ते हो आपको सॉलिड क्यों लगती है? बिकॉज उसके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसी वजह से या तो आप उसको मेल्ट करोगे, है ना, जब पानी में डालो वो मेल्ट हो जाएगी, तब उसे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने लगते हैं धीरे धीरे। इसी वजह से उसमें क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स अलग होंगे तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड की बजाय लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी सॉलिड शेप में रहते हैं उसमें जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थात निबिड़ संकुलित होते हैं। ठीक है, निबिड़ संकुलित होते हैं तथा संपीड़ीय होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि असंपीड़ीय होते हैं, निबिड़ संकुलित होते हैं, निबिड़ संकुलित होते हैं और अनसंपीड़ीय होते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। अगर ये पूछा जाता है, अगर आप लोगों को ये पता करना है कि कठोर क्यों होते हैं, जो सॉलिड जितने भी होते हैं उनके कठोर होने की क्या वजह है, तो उसका है कि निबिड़ संकुलित होते हैं और साथ में क्या होते हैं, असंपीड़ीय होते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं, जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं अब। ठोस के अवयव कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान क्यों कम होगा? अगर यहां पे एक मॉलिक्यूल है, यहां पे एक मॉलिक्यूल है, जरा कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। अगर सॉलिड का देखा जाएगा तो वो सारे के सारे ऐसे अगर करके एक सॉलिड हमने बना लिया तो उसमें यहाँ पे ना सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटे छोटे कण हैं और वो आपस में बहुत पास पास हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये निष्क्रिय हैं। ठीक है, इनमें काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। ये सारे के सारे आपस में अपनी ही जगह पे मूव कर रहे हैं, ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, दे डोंट हैव द स्पेस टू मूव। उनके पास स्पेस ही नहीं है कि वो मूव कर सकें। जबकि अगर हम
लिक्विड का मानते हैं, ठीक है, लिक्विड का अगर हम मानेंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा दूरी दूरी पे है ना, तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए पानी बहता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी दिशा एक होती है, जिस तरफ वो जा रहा है उसी तरफ जाएगा। अब बात आती है गैसेस की, उसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, कोई भी एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होता ही नहीं है, ठीक है, आपस में टकरा जरूर सकते हैं मगर उनकी कोई डायरेक्शन नहीं, कहीं पे भी भाग रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है, दे आर फ्री टू मूव, वो वाली बात आ जाती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो ज्यादा होती है, इसमें इसके मुकाबले यानी कि लिक्विड में कम होती है, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं होती है कि वो वहां पे मूवमेंट कर सके। तो इनके जो मध्य रिक्त स्थान होते हैं, जो स्पेस होती है वो बहुत कम होता है, इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है। क्या जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्थिति क्या रहती है, स्थिर रहती है। जब कहीं आपको अगर एक कॉम्पैक्ट सी जगह पे बंद कर दिया जाएगा, जहां पे आप केवल ऐसे ऐसे करके हाथ हिला सकते हो लेकिन आप चल नहीं सकते हो, एक कदम भी पीछे ना आगे, तो आप क्या करोगे, एक जगह स्थिर ही खड़े रहोगे ना, और कुछ तो करोगे नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स इधर भी हैं इधर भी हैं, कहीं भीड़ भड़क्का वाली जगह में चले जाओ और उसके बाद में जब जहाँ पे कहीं पे भी जाने की जगह नहीं होती है ना, जैसे मेहंदीपुर बालाजी अगर आप लोग कभी गए हो, वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है, आपको चलने की जरूरत नहीं होती, भीड़ के साथ आप अपने आप ही अंदर चले जाते हो मंदिर में, ठीक है, उसमें कोई इशू आपको होगा ही नहीं, सीरियसली बता रही हूँ। आई हैव बीन देयर, ठीक है, बहुत मजा आया था, मगर हाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी दैट नो वन कैन मूव, ठीक है, आप एक अगर हाथ ऐसे है ना तो हाथ ऐसे ही रहेंगे, यहां से ये यहां नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, पैर तो चल ही नहीं रहते, बस ऐसे अपने आप ही सब भीड़ के साथ ना पैर अपने आप ही चलते हुए बस मूवमेंट करते हुए चले जाते हैं, वो वाला हाल हो गया था। सो बस वैसी ही हालत होती है यहाँ पे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। फिर बात आती है कि स्थिति स्थिर बनी रहती है, अर्थात ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम हम बात करें, आयतन यानी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो उसमें अगर सॉलिड का हम रखेंगे तो आप एक बॉक्स में अगर 3 ईंट रख रहे हो तो आप 3 ही ईंट रख सकते हो, उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा या कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। जबकि लिक्विड में आप क्या है, लिक्विड में आप एक ग्लास में पानी लो, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको मग में पलट देते हो तो क्या होगा, उसका जो शेप है वो बदल जाएगा, लेकिन आयतन तो नहीं बदलेगा ना। जबकि इसमें गैस में जरूर बदल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा। अगर मान लो आपने एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और उसको आप कंप्रेस करके, ठीक है, सपोज वो जो बड़ा सिलेंडर था आप उसको छोटे सिलेंडर में कर रहे हो कन्वर्ट, तो आप क्या करोगे, उस गैस को कंप्रेस करोगे ना, ऑब्वियसली सी बात है गैस कंप्रेसिबल है, तो आप उसको कंप्रेस करके कम, जो छोटा सिलेंडर है, कम अमाउंट वाला सिलेंडर है, आप उसमें करने की कोशिश करो, तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। मगर लिक्विड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में ऐसा नहीं होता। बट सॉलिड के बारे में अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा कि इसका आयतन निश्चित रहता है, ठीक है, क्या रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। फिर है इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। क्या चीज, घनत्व यानी कि डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है इसकी, ये गैस एंड लिक्विड के मुकाबले तुलना में अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। फॉर्मूला क्या दिया गया है, D इज इक्वल्स टू m/v, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। D इज इक्वल्स टू m/v। अब है इनका गलनांक प्रायः अधिक होता है। किसका, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जिस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान पे जो भी चीज आपने ली है, जिसको कि आप जिसको कि अधिक तापमान पे आप रख रहे हो, तो वो गलना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, है ना, तो उसको उसका क्या कहते हैं, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो और ऐसे ही अगर वो उबलना शुरू हो जाए तो क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है,
है ना। तो उसमें के लिए क्या कहा जा रहा है कि जो सॉलिड स्टेट का गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो अक्सर मोस्टली क्यों बोला गया है, क्योंकि सबका नहीं होता है, ठीक है। सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से होगा ना, तो सभी का मेल्टिंग पॉइंट हम एक नहीं मान सकते हैं, सभी का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर हम कह सकते हैं, ये फैक्ट जरूर है कि मोस्टली क्या होता है, ज्यादा ही होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर पानी ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट में, तो उसका हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में कर देंगे, है ना। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई एक तापमान होगा जहां पे वो कुनकुना होगा, या फिर गर्म होगा, या फिर उबल जाएगा, है ना। तो हर एक चीज का ऐसे ही मिल्क का होता है ना, उसका भी एक अलग बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड है, वी कैन नॉट मेल्ट इट। जितनी भी चीजें हैं, जैसे वैक्स है, वैक्स इज अ सॉलिड फॉर्म बट वी कैन मेल्ट इट। तो अगर हम एक टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके बाद वो पिघलना शुरू हो जाएगी, देन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसे भी अगर हम और ज्यादा रखेंगे तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को समझ के रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या चीजें होती हैं, और ये मान के रखिएगा कि हर एक की डिफरेंट होती है, किसी की भी सेम नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल से सेम होगी। बट हाँ, सॉलिड की अगर देखा जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। अब बात करते हैं, ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, ठीक है। अगर इनकी स्थिति जैसे कि बताया जा रहा है कि ये माध्य स्थिति के सापेक्ष अगर रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, दोलन करते हैं, ठीक है। माध्य स्थिति के सापेक्ष ये दोलन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसका। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये आपको प्रॉपर्टीज बताऊं क्रिस्टलिन सॉलिड्स की, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सॉलिड को दो कैटेगरीज में वर्गीकरण किया गया है, डिवाइड किया गया। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो गुण हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ये बदलता नहीं है। क्यों ये चीज, ये पॉइंट्स क्यों लिखे जा रहे हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करते जाओगे। अभी फिलहाल जितने पॉइंट्स बता रही हूँ वो नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। इसमें अगर कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर पसंद आती है वीडियो, which hopefully I believe that you would like it, so like and share the video as much as possible, and don't forget to subscribe and press the notification bell icon to get the latest updates. Okay, so melting point जो इसका गलनांक है वो निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि विषमदैशिक होते हैं। कोई एक होता है समदैशिक, यानी कि इवन डायरेक्शन में जो जाता है, ठीक है। विषमदैशिक यानी कि ऑड डायरेक्शंस में जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जैसे जिस तरह से एक रास्ता पकड़ के जो चलना होता है वो नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये विषमदैशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या हो, ये विषमदैशिक होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है वो आगे बताया जा रहा है कि अर्थात उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण, यथा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोधकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर एक होता है कि ये लोग लीनियर वे में चले, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब अगर कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज अगर इंक्रीज कर रही हैं तो इधर पे डिक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह से अगर काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका विषमदैशिक कहलाते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें कि याद रखना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये दोनों चीजें जब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग काम करते हैं तब क्या कहलाता है वो प्रोडक्ट, विषमदैशिक की प्रॉपर्टी कहलाता है। ये उसका गुण है। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन भी दिया जा रहा है कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने अलग अलग डायरेक्शन में क्यों भागते हैं। ये भिन्न भिन्न दिशाओं में इसलिए भागते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के
अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है। क्रिस्टली ठोस जब भी होंगे तो उनकी जो व्यवस्था होगी वो एक जैसी नहीं होगी, वो हमेशा डिफरेंट होगी। वो अपने हिसाब से सॉलिड को एक फॉर्म देंगे। ऑब्वियसली सी बात है ना, अगर आप वैक्स को देखोगे इट्स डिफरेंट, आइस को देखोगे इट्स डिफरेंट, अगर आप स्टोन को देखोगे इट्स डिफरेंट, राइट, ब्रिक ईंट को देखोगे तो इट्स डिफरेंट। हर चीज का एक डिफरेंट वो रहता है, व्यवस्था रहती है, जो उसके कारण उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल इंडेक्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्रिस्टली के ही गुण आगे और बता रही हूँ कि जो ये क्रिस्टली ठोस होते हैं इन्हें तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतहें सपाट तथा चिकनी होती है। ठीक है, अब अगर ऐसे आप कह सकते हो कि वैक्स है, अगर आप लोगे और आपने उसे बीच में से वर्टिकली मतलब उसको दो हिस्सों में किया तो क्या होगा, बिल्कुल ही चिकनी सतह निकलेगी, है ना, बिना किसी खुरदरापन के एकदम चिकनी और सपाट सतह निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती है, इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी पाते हैं, क्रिस्टली सॉलिड की। ठीक है, तो इसके जो ठोस होते हैं ये तेज धार वाले औजार से, आप चाकू से लेकर अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हो, राइट। तो उसमें आपने एक वैक्स को काटा तो वो बीच में से जब काट दिया तो जो दो हिस्से आपके पास होंगे उनकी जो सतह होगी वो बिल्कुल चिकनी और सपाट मिलेगी आपको। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस का हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की ऊष्मा निश्चित तथा अभिलक्षणिक होती है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके जो हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की ऊष्मा होती है वो पहली बात तो एक निश्चित होगी, ठीक है, जो कि फिक्स्ड होगी, कहते हैं फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन इसकी फिक्स्ड है और अभिलाक्षणिक होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया गया नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्स को देखोगे तो ऐसा है नहीं कि उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया तो वो बजाय लुढ़कने के पिघलना शुरू हो जाएगी अपने आप ही, है ना, ये तो होगा नहीं भाई। रूम टेम्परेचर में उसके लिए बनाया गया है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब तक उसको हीट नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी तब तक वो पिघलेगा नहीं। तो वो जो अगर आप नॉर्मली रख रहे हो तो वो वर्चुअल तो है नहीं, वो तो रियल है ना, रियल सॉलिड उसमें पार्टिकल्स हैं तो वो रियल सॉलिड कहलाएगा। तो इसी वजह से जो उसके ऐसे टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन था, ठीक है, ये है अक्रिस्टलाइन। अक्रिस्टलाइन के अलावा इसका और क्या नाम है, अमॉर्फस। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड के जो गुण होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अमॉर्फस सॉलिड ताप के एक निश्चित परास यानी कि जो एक रेंज हमने ले ली है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पर नरम हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या था कि उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट था कि आपने अगर उसको 90 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिक्स्ड नहीं कि हाँ 90 डिग्री पे रखो, 20 डिग्री पे रखो कि 50 डिग्री पे रखो। यहाँ पे आपको एक रेंज देनी पड़ेगी कि हाँ भाई 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे तब ये पिघलना शुरू होगा। तो उस समय से क्या होगा, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ाया तो धीरे धीरे वो उसकी जो सॉलिड की बॉडी होगी वो गर्म होना शुरू करेगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके 25 तक जब तक पहुंचेगा तब तक वो पूरी तरह से पिघल चुकी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर रेंज दी गई है, इसमें एक फिक्स नहीं कहा जा सकता। जो भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके बारे में फिक्स्ड नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक निश्चित परास यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज में, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही नरम हो जाते हैं। इसी कारण अमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को गलाकर सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, कांच आदि। और क्या गला के उसको दूसरे सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे गोल्ड, राइट, गोल्ड को भी आप पिघला सकते हो, उसको दूसरा रूप दे सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड। तो सोने को भी आप पिघला सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अक्रिस्टलीय सॉलिड। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस या फिर अमॉर्फस सॉलिड है। गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलीय बन जाते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि जैसे कि हमने क्रिस्टलीय में पढ़ा था कि उसमें एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर उसी तापमान पे एक अक्रिस्टलीय ठोस को हम
गरमाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो एक क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये गोल्ड है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डाला गया और फिर उसके बाद में वो पिघला, उसके बाद में आपने उसको एक नए सांचे में ढाला, ठीक है, उसको तब तक उस तापमान में रखा, सिर्फ उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। अगर पिघलाया है तो जाहिर सी बात है उसको बुरी तरह से मतलब एक टेम्परेचर पे रखा गया होगा, जब जाके वो बिल्कुल एक खौलता हुआ वाला बन जाता है, बिल्कुल गरम गरम सा जब हो जाता है तब उसको दूसरे सांचे में ढाला जा सकता है, जब पूरी तरह से वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाए, है ना। तो एक काफी अच्छे तापमान पे रखा गया होगा, है ना, आफ्टर ऑल वो सॉलिड था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब उसको नए आप सांचे में ढाल रहे हो तब उसमें क्या कर रहा है, जब नए सांचे में डालो तो उसको धीरे धीरे आप कूल डाउन करोगे, तो उस बॉइलिंग पॉइंट से आप धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट पे आओगे। फिर एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे आपने रख दिया कि जहां पे आपको पता है कि इससे बाद ये पिघलेगा नहीं, ये सिर्फ एक गर्म में ही गर्म स्थिति में बना रहेगा। तो उस मेल्टिंग पॉइंट में जब आप रखा हुआ छोड़ देते हैं तो वो उस शेप को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो सोना उस शेप को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो क्या बन जाता है, क्रिस्टली सॉलिड बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अब उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड हो चुका है, ठीक है। सो अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलीय बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अक्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय बन जाने के कारण ही प्राचीन सभ्यता की कुछ कांच के बनी वस्तुओं में दूधियापन पाया जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़े से ना पुराने जमाने की चीजों को उठाएंगे या फिर अभी देखो मिलना मुश्किल है, मगर फिर भी कुछ चीजें होती है ना कि आप संभाल के रखते हो। आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह काफी चीजें होते हैं जो पुराने सामान को संभाल के रखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उनके द्वारा ये चीज समझ में आता है कि जब भी आप पुरानी चीजों को देखेंगे, जो पुराने कांच थे जिसको कि एक नए सांचे में ढाला गया तो उसमें क्या हुआ, एक दूधियापन सा आ गया, एक वाइटिशनेस उसमें आ जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द हीटिंग, द हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो उसी की वजह से ही ना वो थोड़ा सा उसमें दूधियापन सा नजर आने लगता है। सो दैट इज अ फैक्ट दैट यू शुड नो कि कांच का जो भी चीजें चेंज हो रही हैं, जो पुराने जमाने से लेकर फिर उसको नए सांचे में किया गया है, तो चेंज होने के बाद उसमें दूधियापन क्यों आता है, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस से क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अक्रिस्टलीय पदार्थ में तरल की भांति प्रवाह प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप कांच को पिघलाओगे वो भी लिक्विड बन जाता है, बह सकता है ना। गोल्ड को करोगे वो भी, प्लास्टिक करोगे वो भी, ठीक है। सो इट हैज दी यू नो दैट फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट, ठीक है। सो लिक्विड लाइक लिक्विड फ्लोइंग प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रवृत्ति हो जाती है, फ्लोइंग नेचर कह सकते हो या फिर फ्लोइंग प्रॉपर्टी हो जाती है। हालांकि अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति बहुत ही स्लो होती है, मतलब ठीक है पानी की तरह तो नहीं बहना शुरू कर देगा ना, जाहिर सी बात है। जो भी चीजें, चाहे वो प्लास्टिक हो, ग्लास हो या फिर गोल्ड हो, अगर वो लिक्विड स्टेट में है भी तो वो बहुत धीरे 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 मूव करेगा। क्यों? क्योंकि रहा तो वो सॉलिड ही है ना, भले ही उसके पास ये प्रवृत्ति है मगर वो पानी की तरह तो बह नहीं सकता, जाहिर सी बात है ना। तो प्रवाह की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है, धीमी गति की होती है, बहुत ही स्लो होती है। अक्रिस्टलीय पदार्थ के प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण ही बहुत पुरानी इमारतों की के खिड़कियां, क्या चीज, बहुत पुरानी इमारतों की जो खिड़कियां आदि में लगे कांच की जड़ें ऊपर की अपेक्षा थोड़ा मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जो ग्लासेस आपने देखे होंगे, पुरानी इमारतें हैं, कंटिन्यूस उन पे जो टेम्परेचर पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ें वो लोग झेलते हैं पुरानी इमारतें, तभी वो इतने ज़्यादा धीरे धीरे करके एक सुंदर सी इमारत में तब्दील हो जाती हैं, है ना। बहुत समय से उन्होंने बहुत सी चीज़ें झेली होती हैं। जैसे आप किले की बात कर लीजिए जो हमारे यहाँ पे है ना, इलाहाबाद में जो किला है संगम किनारे, तो काफ़ी पुरानी इमारत है वो, है ना। अब सपोज वहाँ पे ही अगर खिड़कियाँ होती सामने की तरफ से, ठीक है, हालांकि मिलेंगी नहीं, बट वहां पे कांच लगा होता तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर के सापेक्ष ना क्या कह रहा है कि उसकी कांच की जड़ें, जो उसके जहां से वो शुरू हो रहा है ना, नीचे से जहां से वो शुरू होता है, उसका जो बेस है, उसका जो रूट है, वहां पे ना आपको थिकनेस महसूस होगी इंस्टेड ऑफ अपर पोर्शन। जो अपर पोर्शन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, वो वैसे ही दिख रहा होगा जितना कि वो उसकी विड्थ रखी गई होगी, लेकिन उसके मुकाबले आपको नीचे क्या मिलेगा, उसकी जो विड्थ होगी वो थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। रीजन बी बिकॉज ऑफ दिस फ्लोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि धीरे 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 उसके जो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है बाय एनी चांस रूम टेम्परेचर, तो वो क्या करता है, पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघलेगा, फिर
फिर से बदल जाएगा उसका शेप, फिर थोड़ा सा पिघलेगा, फिर थोड़ा सा बदल जाएगा उसका शेप, है ना, अलग अलग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से वो क्या होता है, वो मोटा होने लगता है। वो ग्लास नीचे से, नीचे का जो उसका हिस्सा रहता है, जो बेस रहता है, जो उसकी जड़ें रहती हैं, वो फैलने लगती है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस की प्राकृतिक यानी प्रकृति आइसोट्रॉपिक यानी कि समदैशिक। क्रिस्टलीय में क्या था, विषमदैशिक थी। उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जो कि अलग अलग एकदम भाग रहा था, उसमें कोई लेन देन होता ही नहीं था, क्योंकि उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर उसमें नहीं होती, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। इसी वजह से ये क्या था, विषमदैशिक था। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं या अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनका जो कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, वो सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं, सेम टाइप का काम करते हैं, और इसीलिए वो समदैशिक कहलाते हैं। ठीक है, समदैशिक होती हैं क्योंकि इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तथा सभी दिशाओं में इर्रेगुलर अनियमित अरेंजमेंट, जो अनियमित विन्यास है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में क्या होता है, सभी दिशाओं में इर्रेगुलर अरेंजमेंट या फिर अनियमित विन्यास होता है। नेक्स्ट है कि अक्रिस्टलीय ठोस दैनिक जीवन में काफी उपयोगी हैं। ठीक है, अगर इसकी हम बात करी जाए कि कौन सा ज्यादा यूजफुल होता है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये ज्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल है हमारे डे टू डे लाइफ में। यथा सिलिकॉन हो गया जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है, सूर्य के प्रकाश के विद्युत रूपांतरण करने के लिए, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सूर्य की किरणों को। ठीक है, जैसे आपने सोलर पावर्स जो देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जो सूर्य की ऊष्मा रहती है उसी को ही तो स्टोर करके और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो सन की रेज है, सन की जो लाइट है, उसकी जो हीट है, उसी को तो कन्वर्ट किया जा रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सिलिकॉन, उसमें प्लेट्स यूज की जाती हैं, राइट। तो सूर्य के प्रकाश के लिए जो विद्युत रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम फोटोवोल्टेइक पदार्थ है। अगर पूछा जाता है कि जब सन रेज या सन की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपको सिलिकॉन प्लेट बताना है, और सिलिकॉन प्लेट के लिए बेस्ट क्या बताया गया है, फोटोवोल्टेइक पदार्थ है, श्रेष्ठतम फोटोवोल्टेइक पदार्थ है। ये फैक्ट है, नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, और ये इसी तरह से जैसे मैंने टेबल बनाई है, इसी तरह से आपको टेबल बनानी है। इसमें मैं नोट्स आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, वो नोट्स लिखिएगा, आप लोगों को जितना ज्यादा एक इजी वे में बता सकती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसी वे में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। जितने भी नए लोग हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे इसी क्लास के कंटिन्यूएशन के साथ। ओके, सो सी यू गाइज, बाय बाय, सायोनारा।